सभी को गुड इवनिंग। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987, चूंकि ये काफी बड़ा है और रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में कभी भी 10-15 क्वेश्चन जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करता है। जीएसआर के हेड में करता है, जीएसआर के हेड में। तो जो आरपीएफ एक्ट 1957 है, उसकी धारा 21 के तहत जो ये बनाया गया रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है कि रेलवे सुरक्षा बल। तो सभी आंसर दीजिए। 3/12/1987, 3/11/1987, 4/12/1987, 2/5/1987। सभी आंसर दें तो सभी आंसर दिए ए। ए इज द राइट आंसर, 3/12/1987। याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में कहीं भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय सरकार रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाती। धारा 20, धारा 21, धारा 23, धारा 27। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर देंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे चीजों को याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में छोटा चीज भी भूल जाते तो 1 नंबर कट जाता है। 1 नंबर बाद में अफसोस होता है, ओ मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया, है ना। तो 20 द राइट आंसर, सभी बी दे रहे हैं। धारा 21, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 21 का प्रयोग करते हुए नियम बनाया गया है। इसमें आरपीएफ रूल में 21 अध्याय, 280 नियम और 12 अनुसूचियां, है ना। आरपीएफ रूल 1987 में याद रखिएगा 21 अध्याय, 280 नियम और 12 अनुसूचियां। ठीक है, 21 अध्याय, 280 नियम और 12 अनुसूचियां माइंड में रखिएगा। 21 अध्याय, 280 नियम, 12 अनुसूचियां। चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। आवाज नहीं आ रही क्या? रामू यादव बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? मिल्केश जी आप बताएं, मिल्केश जी बताएं मेरी आवाज क्लियर है? एक कमेंट के माध्यम से बताएं मेरी आवाज क्लियर है ना। हाँ, मिश्रा जी तो बोल रही हैं हाँ है। ठीक है, जिन्हें आवाज नहीं आ रही है हो सकता है उनके यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम हो, एक बार रिफ्रेश करें। तो आरपीएफ रूल में जो चैप्टर फर्स्ट है वो प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक जिसको बोलते हैं। चैप्टर 2 में ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। चैप्टर 3 में डायरेक्शन एंड कंट्रोल के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 में पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5 में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कैरियर प्लानिंग, ये सब के बारे में बताया गया है। चैप्टर 6 में पे, रिम्यूनरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्विस बताया गया है। चैप्टर 7 में डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोर्स बताया गया। मैं एक बार आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे सबके बारे में। जो चैप्टर 8 है, इंटरनल मैनेजमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। चैप्टर 9 में
इनकैपमेंट एंड एकोमोडेशन, अभी सबका हम हिंदी में भी अच्छे से चर्चा करेंगे धीरे धीरे। चैप्टर 10 में यूनिफॉर्म एंड एकोमोडेशन, चैप्टर 11 में डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, चैप्टर 12 में डिसिप्लिनरी एंड पैनल पनिशमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर जो ये है ना, ये आपका चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 में अपील एंड रिवीजन, चैप्टर 14 में इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, सारा इंपॉर्टेंट ही बताएंगे। चैप्टर 15 में रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स, चैप्टर 16 में एड टू सिविल पावर, चैप्टर 17 में प्लान्स एंड प्रोटेक्शंस, चैप्टर 18 में लाइसेंस, 19 में स्पेशल वेलफेयर मेजर्स, 20 में मिसलेनियस एंड 21 में रिपील एंड सेविंग्स। इस तरह से है, मैंने ये एक मैं ओवरव्यू दिया, अब इस पे धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे सब पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्स, डिफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, डिफिनेशन में हमेशा डिफिनेशन कुछ पूछता है वो बताएंगे। उसके बाद चैप्टर 2 जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म चैप्टर 10 यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आते जाते हैं। चैप्टर 12 डिसिप्लिनरी एंड पैनल पनिशमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, अपील एंड रिवीजन। चैप्टर 14 इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, चैप्टर 15 रिवार्ड एंड अवार्ड, और चैप्टर 16 सिविल एड, है ना। ये सब जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। जो शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां, पहला शेड्यूल ऑफिस एंड डेजिग्नेशन, दूसरा शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स, शेड्यूल 3 डिसिप्लिनरी ऑथोरिटीज एंड देयर पावर्स, शेड्यूल 4 अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस, शेड्यूल 5 जुडिशियल पावर ऑफ सिक्योरिटी कोर्ट, चैप्टर शेड्यूल 6 फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, शेड्यूल 7 फॉर्म ऑफ अफर्मेशन ऑफ एलिगेंस, शेड्यूल 8 बैचेज एंड रैंक, बैचेज ऑफ रैंक्स, शेड्यूल 9 फॉर्म ऑफ ओथ फॉर कोर्ट, शेड्यूल 10 वारंट ऑफ कमिटमेंट ऑन ए सेंटेंस ऑफ imprisonment form ABC, schedule 11 form of bond for taking advance, and schedule 12 form of discharge certificate। मैंने ये सब जो है मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ, अब क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ते भी चलेंगे। जैसा कि अध्याय 1 आपकी स्क्रीन पे है। जो सबसे पहला रूल है, रूल 1, जैसा कि हर धारा, चाहे हर एक्ट हो चाहे रूल हो, सब में जो सेक्शन 1 होता है वो उसके संक्षिप्त नाम और विस्तार की चर्चा करते हैं। उसी तरह से जो आरपीएफ रूल का पहला है, पहला जो रूल 1 है, ये कहता है कि इसका नाम जो होगा रेल संरक्षण बल नियम 1987 होगा। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ठीक है, और इसमें ये जो है ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जो अधिनियम के अधीन है, जो आरपीएफ एक्ट के अधीन है, सब लागू होगा। लेकिन नियम 83 से 86 के उपबंध प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों, जो डेपुटेशन पे आता है, ठीक है, उस पे या अन्य बेसित बल सदस्य, है ना, जो संविदा पे है, उस पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सब पे लागू है। जो डेपुटेशन पे आता है उस पे लागू नहीं है। जो उस तरह से अन्य जो आदमी को जैसे हायर वेयर करके रखते हैं वो सब में नहीं आता है। चैप्टर 2 जो परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे हिंदी में ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है,
तो सबसे पहले अब डिफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक्ट मीन्स आरपीएफ एक्ट। सबसे पहले एक्ट के बारे में दिया गया ए में, 2 का ए में एक्ट के बारे में चर्चा करी है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछता नहीं। 2 का बी ये पूछता है एग्जाम में। 2 का बी में क्या है, तो साज सज्जा के बारे में, साज सज्जा, 2 का बी, है ना। अगला 2 का सी जो है बटालियन की चर्चा करता है। देखिए ना, बटालियन, आरपीएफ की बटालियन होती है ना, अ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड एज अ बटालियन बाय द डीजीआरपीएफ। बटालियन की बात कर रहा है 2 का सी में। जो डी है वेरी इंपॉर्टेंट है, डी याद रखिए। 2 का डी में कौन है, तो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी साहब है, पीसीएससी साहब, ठीक है। पीसीएससी जो है उसका जो आपके जोन में जो आईजी साहब आपके हैं, जिसको बोलते हैं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ठीक है, ये पहले था सीएससी, ठीक है ना, लेकिन 2018 में यहाँ मैंने लिख दिया है जो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड जो था उसको 2/2/2018 को गया है, ठीक है। कितने जोन हैं, कितने डिवीजन हैं, कितने बटालियन हैं, ये सब जीएस की क्लास में चलेगा ना। अभी जैसे आरपीएफ रूल चल रहा है, तो आरपीएफ रूल में रूल का पढ़े, नहीं तो फिर क्या ना, मैं भटक जाऊंगा, तो फिर रूल इतना बड़ा है कि एक सप्ताह में आपका एग्जाम ही खत्म हो जाए, ठीक है। वो जो जीएस की क्लास मैम कराती है ना, तो उसको बता देंगे वो सारा, कितने बटालियन है, कौन बटालियन कहाँ कहाँ है, कितने जोन है, जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, वो सब उनके बारे में वो बता देंगे। तो ये जो है, इसमें क्या है ना, इसमें जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, इसलिए कि समय कम है आपके, आज 12 तारीख हो गया है ना, 22 को एग्जाम है। कम से कम इसमें रूल पढ़ने में 3 दिन का समय लगेगा, 3 दिन से 4 दिन लगेगा, तभी खत्म होगा। इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा समझिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर जो डिफाइन किया गया है 2 का डी में आपका आईजी साहब, ठीक है। और जो धारा जो रूल दिया गया, आगे पढ़ेंगे 35 में इसके पावर के बारे में भी बताया गया। 35 का यहाँ जो 35 लिखा है, इसका मतलब उसमें पावर के बारे में बताया गया, उसमें डिटेल से बताया गया। आप याद रखिएगा, डीजे नाम याद रखिएगा, डीजे याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। डीजे, डीजे 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 बजता है ना, डीजे, है ना, डीजे याद रखिएगा। डी डी मतलब 2 का डी में पीसीएससी सर है, और जे में डीएससी साहब है आपके। जे मतलब डीएससी साहब, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर किसमें, जे में। तो आप नाम याद रखिएगा, डीजे। डीजे बजता है ना, आप जाते हैं शादी में, डीजे बजता है ना, पार्टी होती है, डीजे बजता है। तो याद रखिए 2 का डी में पीसीएससी साहब, और जे में डिविजनल सिक्योरिटी साहब, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो 39 में दिया गया, रूल 39 में उसके पावर के बारे में दिया गया है। तो अभी जो है आप इतना याद रखिए कि आपके पीसीएससी साहब और सीनियर डीएससी साहब, जैसे हम पूछेंगे किसमें है, तो आपको याद रहेगा वो डीजे, डीजे डीजे 2 का डी में पीसीएससी है, और जे में कौन है, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, है ना। तो ये आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं, ये तो एग्जाम में भूल जाएंगे। आजकल आया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा, अभी यूज करता है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं, एआई। आप एआई नहीं याद रखिए, ईआई याद रखिएगा, ईआई। एक मिनट, ईआई नहीं, ईएल याद रखिए, सीएल के बदले ईएल। याद करने का तरीका मैं ढूंढ रहा हूँ, याद करने का तरीका, तभी याद होगा, नहीं तो क्या ना एग्जाम में बहुत बार भूल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हम्म।
आप याद रखिएगा ईएल, सीएल के बदले सीएल होता है ना, सीएल कैजुअल लीव, कैजुअल लीव में ईएल, ईएल। ई में क्या है, क्लोज अरेस्ट है, यानी बंद गिरफ्तारी, और एल में है ओपन, खुली गिरफ्तारी। बंद गिरफ्तारी, खुली गिरफ्तारी, यानी ईएल। जिसे डीजे, डीजे याद किया ना आपने, डीजे, डीजे मतलब डी से पीसीएससी, जे से आपने याद किया सीनियर डीएससी या डीएससी, उसी तरह से ईएल याद रखिए, सीएल ने ईएल, ईएल। ई में क्लोज अरेस्ट, बंद गिरफ्तारी, और एल में ओपन अरेस्ट, खुली गिरफ्तारी। ठीक है, बंद गिरफ्तारी और खुली गिरफ्तारी, ई एल ऐसे याद रखिए, खुली गिरफ्तारी और बंद गिरफ्तारी, ई एल। ठीक है, तो आपका एग्जाम में यही पूछेगा कि मतलब बंद गिरफ्तारी किसमें है, टू का ई में। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को, मतलब कि चाहे क्वार्टर गार्ड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे घेरा हो, चाहे टेंट है ना, तो उसमें कन्फाइनमेंट कर देते हैं, मतलब उसको रखते हैं रोक के। तो हो गया आपका क्लोज अरेस्ट। ओपन अरेस्ट मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे कोई बैरक है, लाइन्स है, कैंप है ना, इस तरह से उसमें उसको कन्फाइनमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन अरेस्ट। तो आप याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ ना, ये एग्जाम में डिफिनेशन पूछता है। क्लोज अरेस्ट टू का ई में, ओपन अरेस्ट टू का एल में, ई एल, ई एल याद रखेंगे तो आपका बनेगा। अगला जो है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना, एफ आई आर होता है ना, एफ आर, है ना, याद रखिएगा। एफ आई आर ना, एफ आर, एफ आई आर याद रखिएगा, एफ आई आर। एफ मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी जांच न्यायालय। रूल में पढ़ेंगे आगे, 265 में दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 265 में आगे उसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। और जो जांच न्यायालय दो ही होते हैं, जांच न्यायालय, सुरक्षा न्यायालय। सुरक्षा न्यायालय मतलब सिक्योरिटी कोर्ट, एफ आर, एफ में जांच न्यायालय, आर में सिक्योरिटी कोर्ट, सुरक्षा न्यायालय। सुरक्षा न्यायालय आगे पढ़ेंगे 168 में, 168, 168। कैसे याद रखेंगे, एफ आई आर, एफ आर, एफ मतलब जांच न्यायालय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर मतलब सिक्योरिटी कोर्ट, सुरक्षा न्यायालय। ठीक है, वो किस में दिया गया, 65 में, 265, ये दिया गया 168। ठीक है, ये एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ एग्जाम में पूछेगा, जांच न्यायालय किस में दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। चाहे टू का एफ बताइए या 265 बताइए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ क्या बताया, हमने आपको बताया सिर्फ एक डीजे, डीजे के बारे में बताया, दूसरा ईएल बताया, यही तो बताया, तीसरा एफआर बताया, तीन ही चीज तो बताया। ये तीनों आप याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो डीजे, ईएल, एफआर तीनों याद रखिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब टू का एफ में, सुरक्षा न्यायालय टू का आर में। जो डायरेक्टिव्स आप लोग पढ़ते हैं, है ना, कि डायरेक्टिव्स है, ये जो है टू का एच में डायरेक्टिव्स, टू का एच में डायरेक्टिव्स, टू का एम में पोस्ट। आदमी, ये देखिए, ये जो है टू का एस में सुपीरियर ऑफिसर्स के बारे में दिया गया, टू का एस में। ठीक है, टू का ओ में दिया गया रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारी परिषद के बारे में, रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारी परिषद, टू का ओ में। चलिए क्वेश्चन बनाइए फटाफट, कुछ याद रहा देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम डैश में बंद गिरफ्तारी दिखाया गया, बंद गिरफ्तारी, बंद, बंद गिरफ्तारी। अभी हमने बताया था दो तीन चीज। बंद गिरफ्तारी किसमें बताया गया है,
हमने बताया था ना, बंद खुली, याद रखिएगा, सीएल ने ईएल, है ना। आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग आंसर दीजिए फास्ट। बंद गिरफ्तारी हमने बताया, सीएल ने ईएल, है ना। सभी आंसर दें, डी इज द राइट आंसर। टू का ई में बंद गिरफ्तारी बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, जांच न्यायालय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, दो बताए थे ना, जांच न्यायालय, सुरक्षा न्यायालय बताए थे हम, मैंने कुछ बताया था कोड याद रखने के लिए। फटाफट आंसर दें। बताए थे ना, जांच न्यायालय और सुरक्षा न्यायालय बताया था ना, एफआईआर बताया था इस तरह से, है ना, एफआईआर। सभी आंसर दीजिए। जांच न्यायालय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये जो मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में आता ही आता है। अगला डायरेक्टिव्स, नियम 2F 2C 2S 2E, डायरेक्टिव्स। सभी आंसर दें। सी इज द राइट आंसर। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम डैश में खुली गिरफ्तारी, ओपन अरेस्ट परिभाषित है, 2E 2F 2L 2C। हमने बताया था पहले, बंद खुली, कुछ बताया था कोड। कोड बताया था मैंने, हमने तीन ही कोड बताया है, तीनों इंपॉर्टेंट, डी से ईएल और एफआर। 6 याद हो जाएगा, 6 इंपॉर्टेंट। तो सी इज द राइट आंसर, 2L, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, सभी आंसर दें। वेरी इंपॉर्टेंट, सुरक्षा न्यायालय को डैश में परिभाषित किया गया है, 2Q 2R 2S 2T। सुरक्षा न्यायालय दो ही बताए थे, जांच न्यायालय, सुरक्षा न्यायालय, है ना, कोड बताए थे। सभी आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में डैश में वरिष्ठ अधिकारी परिभाषित किया गया, वरिष्ठ अधिकारी, 2F 2H 2R 2S, वरिष्ठ अधिकारी। नाम याद रखिएगा, वरिष्ठ मतलब सुपीरियर अधिकारी ना, सुपीरियर ऑफिसर। वरिष्ठ अधिकारी मतलब सुपीरियर ऑफिसर, है ना, सुपीरियर ऑफिसर। किससे शुरू होता है, एस से, एस से शुरू होता है, तो याद रखिएगा एस में, 2 का एस में, डी इज द राइट आंसर। सुपीरियर ऑफिसर यानी एस से शुरू होता है, सुपीरियर, एस मतलब 2S, ऐसे याद रखिए। याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि याद रखा जाए। डिफिनेशन क्या होता है ना, ऐसा होता है ना एग्जाम में आप हड़बड़ी में भूल जाएंगे, जहां भूले बस मिस्टेक।
अगला जो अध्याय 2 की चर्चा करते हैं, बल का संगठन और संरचना। रूल 3 महानिदेशक के मुख्यालय का संगठनात्मक स्वरूप की चर्चा करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एट हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल। ठीक है, जो रूल 3 है, रूल 3 ये चर्चा करता है कि जो डीजी साहब का एक मुख्यालय होगा, उसका संगठन कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, तो वो 3 में है, रूल 3 में। जो रूल 4 है, रूल 4 में वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेशित बल सदस्यों के पद और पदनाम, रूल 4 में, यानी पोस्ट एंड डेजिग्नेशन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स एंड इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। जितने भी सुपीरियर अधिकारी है या सुपीरियर अधिकारी एससी एंड अबव, और जो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है, इंस्पेक्टर से नीचे, है ना, उसका सबका पद पदनाम के बारे में दिया है रूल 4 में। ठीक है, इसके सारे सब कुछ के बारे में दिया गया है, अपॉइंटमेंट से लेके सारा सिस्टम। जो रूल 5 है, इसमें अदर वरिष्ठ अधिकारी के बारे में दिया गया है। एक ओवरव्यू आप देखते चलिए फटाफट, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो रूल 5 में अन्य वरिष्ठ अधिकारी, अदर सुपीरियर ऑफिसर के बारे में दिया गया है। रूल 6 की जहां बात करते हैं कि महानिदेशक के मुख्यालय पे कितने वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कितने नामांकित बल सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, वो रूल 6 में दिया गया है। रूल 7 जो है, आरपीएफ रूल जो 7 है, ये आरपीएसएफ के बारे में बताता है, आरपीएसएफ के बारे में। रूल 7 आरपीएसएफ के बारे में। रूल 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। रूल 8, सीसीबी केंद्रीय अपराध ब्यूरो, है ना, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो, सीसीबी, रूल 8 में दिया गया है सीसीबी के बारे में। जो रूल 9 है, डॉग्स के बारे में, रूल 9 में डॉग्स के बारे में, रूल 9, जो ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में डॉग्स होते हैं, उस तरह से आरपीएफ में भी है। उसके प्रशिक्षण केंद्र के बारे में, उसके प्रजनन के बारे में सारा रूल 9 में बताया गया है। रूल 10 की चर्चा करते हैं तो केंद्रीय शस्त्र भंडार, सेंट्रल वेपन स्टोर के बारे में बताया गया है। केंद्रीय शस्त्र भंडार है, सेंट्रल वेपन स्टोर, इसके बारे में 10 में बताया गया है। रूल 12 में शस्त्र निरीक्षण टीम, आर्म्स इंस्पेक्शन टीम। रूल 13 में जो आप चाहते हैं ना ट्रेनिंग करने के लिए, कहीं भी, नासिक हो, जगजीवन राम अकादमी हो, है ना, गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर हो, तो रूल 13 में दिया गया। प्रशिक्षण संस्थाएं, रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, क्षेत्र जितने भी है, रूल 13 में दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएसएफ, रूल 7। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीसीबी। सीसीबी की चर्चा कहाँ है, तो सीसीबी की चर्चा है 8 में, 8 में सीसीबी के बारे में। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहाँ है, तो 13 में। जो रूल 14 है, जोनल रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, क्षेत्रीय रेलों का संगठनात्मक स्वरूप, जितने भी जोनल रेलवेज हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा सेटअप होगा। और रूल 15 में डिवीजन का सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द डिवीजन, डिवीजन में क्या सेटअप होगा। 14 में जोन, 15 में डिवीजन। जो रूल 16 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल 16। जो रूल 16 आंचलिक रेलों में बल की शाखाएं। अवनीश भारद्वाज जी पूछते हैं कि सर एकेडमिक, जेआर एकेडमी का प्रिंसिपल किस रैंक का है अभी।
उसका प्रिंसिपल तो इसके अभी था ना, वो क्या नाम है, एक आईजी साहब थे, जो वहाँ डायरेक्टर बैठता है। डीआईजी रैंक डायरेक्टर बैठता है, उसके बाद फिर उसके नीचे डीआईसी है ना, डीआईजी ट्रेनिंग, एएससी ट्रेनिंग, इस तरह का है ना। जो डायरेक्टर है उसका जेआर एकेडमी का पीसीएससी रैंक का, फिर उसके नीचे डीआईजी ट्रेनिंग, फिर उसके नीचे एएससी ट्रेनिंग, है ना। इस तरह से वहाँ का रहता है जेआर एकेडमी का। तो जो रूल 16 है, रूल 16 में आंचलिक रेलों में बल की शाखाएं, यानी ब्रांचेज ऑफ द फोर्स इन जोनल रेलवे। तो ब्रांचेज की बात कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, प्रोसिक्यूशन ब्रांच, और जो था फायर ब्रांच। फायर ब्रांच को हटा दिया गया है 2004 में, 2004 में इसको ओमिट कर दिया गया है। जो फायर ब्रांच है ये हटा दिया गया है। अभियोजन ब्रांच भी है, जो अभी जितने भी पीपी सब हैं, देखे होंगे कि पीपी सब वो रेलवे में चला गया अभी, डीआरएम के अंदर। पहले था आरपीएफ में, लेकिन अभी पीपी जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है डीआरएम को, है ना। तो बल की शाखाएं किसमें, तो 16 में, याद रखिएगा। जो रूल 17 है, रूल 17 में कार्यपालक शाखा यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में बताया गया है 17 में। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगा, कार्यपालक शाखा से होगा, तो उसमें स्टैटिक विंग होगा, चलता फिरता विंग होगा यानी मोबाइल विंग, अपराध विंग होगा, क्राइम विंग, विशेष विंग होगा, स्पेशल विंग, स्टोर विंग होगा। आपने देखा होगा ना, जो आपने डिवीजन में आपने देखी, ठीक है। स्टैटिक विंग जैसे कि आपका आरपीएफ पोस्ट है ना, जितने भी पोस्ट हैं, है ना, पोस्ट है, आउटपोस्ट है, सब देखेंगे क्या पड़ा स्टैटिक में रहता है। मोबाइल विंग जैसे घूमने वाला, जैसे आरपीएफ कंपनी है ना, घूमते रहती है इधर उधर। क्राइम विंग देखा होगा आपने, अपराध के बारे में, है ना, क्राइम विंग। क्राइम विंग आपका क्राइम सेल, ये सेल वो सेल होता है ना डिवीजन में। विशेष विंग देखे होंगे, विशेष विंग में एसआईबी, स्पेशल विंग, क्राइम विंग में सीआईबी, स्टोर विंग, है ना। ये सब जो है, ये सब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो रूल 17 में, याद रखिएगा कौन कौन है। तो स्टैटिक विंग, मोबाइल विंग, क्राइम विंग, स्पेशल विंग, स्टोर विंग, इसको बोलते हैं स्टैटिक विंग, चलता फिरता विंग, अपराध विंग, विशेष विंग, स्टोर विंग, है ना, ये सब। रूल 18 में अलग से दिया है अभियोजन शाखा के बारे में, रूल 18 में। और रूल 19 में अग्निशमन शाखा, जो कि हट गया, ठीक है। जो रूल 20 है, यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, जो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, जोनल लेवल पे भी है, डीएससी लेवल पे भी है, और डीजी लेवल पे भी, रेलवे बोर्ड में भी। रेलवे बोर्ड में डीजी लेवल पे, हर जोन में पीसीएससी लेवल पे, और हर डिवीजन में डीएससी लेवल पे, तीन तरह के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष हैं, तीन सेटअप। तो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष यानी सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के बारे में किसमें बताया गया है, तो रूल 20 में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता है 20, रूल 20 याद रखिएगा, 2020, कंट्रोल रूम, सुरक्षा कंट्रोल रूम, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। 17 कार्यपालक शाखा एग्जीक्यूटिव, आप किसमें हैं, आप मिनिस्ट्रियल नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव है। आरपीएफ क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्ट्रियल नहीं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपका। तो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 5 शाखाएं हैं, स्टैटिक, मोबाइल, क्राइम, स्पेशल, स्टोर। अभियोजन शाखा 18। चलिए, यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो क्वेश्चन बनाइए, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन है।
रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ के बारे में बताया गया? 3, 4, 6, 7 आरपीएसएफ के बारे में किसमें बताया गया है? आरपीएसएफ के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, आरपीएसएफ आपके साथ ही है, साथ साथ आरपीएफ के साथ ही आरपीएसएफ है, 777 याद रखिए इसे। ठीक है, आरपीएफ के साथ ही आरपीएसएफ है, इसे याद रखिए। आरपीएफ के साथ ही आरपीएसएफ है, आरपीएफ के साथ ही आरपीएसएफ है, मतलब 7, नियम 7, डी इज द राइट आंसर। जो मैं इस तरह से बोलता हूं ना, तो जब कभी आप भूल जाएंगे ना, तो आपको एग्जाम में याद आएगा। आरपीएफ के साथ ही आरपीएसएफ है, आरपीएफ के साथ ही आरपीएसएफ है, 7 मतलब 2 का 7, सॉरी नियम 7, नियम 7 में है, इसे याद रखिए। सीसीबी केंद्रीय अपराध ब्यूरो का प्रावधान है, सीसीबी का प्रावधान है नियम 7 में, नियम 8 में, नियम 9 में, नियम 10 में। सीसीबी, सीसीबी, सीसीबी याद करिए, सीसीबी किसमें है? इसको कैसे याद रखेंगे सीसीबी किसमें है? ये देखिए, सी सी बी है ना, ये जो गोल है ना, ये गोल को एक नीचे कर देते हैं, एक गोल को ऐसे कर देते हैं, ये बन गया 8 है ना। ये जो बी है ना, ये बी भी तो एक तरह का 8 ही है, देखिए, है ना। तो इसे याद रखिए, 8 में सीसीबी किसमें है? 8 में। ठीक है, यानी कि सीसीबी है ना, सीसीबी याद रखिए, सीसीबी है ना। तो ये जो है ना, इसको गोल गोल कर दिए सी, ऐसे ऊपर से इसको ऐसे ला दिए, दोनों सी को मिला दिए तो 8 हो गया। ये बी है ना, बी को भी ऐसे 8 कर दिए, यानी 8 में, नियम 8 में सीसीबी है। ठीक है, हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं एक भाई, 3 3 2, यानी कि सी का मतलब ए बी सी, सी मतलब 3, ए बी सी, सी मतलब 3, अब बी का मतलब हो गया 2, तो 3 3 6 2 8। ठीक है, 8 में सीसीबी है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए ना, मतलब ये एक याद करने का तरीका है, आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं एग्जाम में कैसे। क्या नहीं, रूल है ना, रूल में याद रखना पड़ता है, आदमी भूल जाता है छोटी छोटी चीजें, जैसे भी याद रख सकते हैं आप। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलों में बल की शाखाएं के बारे में रेलवे सुरक्षा बल 1987 नियम में वर्णित है। 15, 16, 17, 18 क्षेत्रीय रेल में बल की शाखाएं, क्षेत्रीय रेल में बल की शाखाएं, क्षेत्रीय रेल में बल की शाखाएं। सभी आंसर दें, बल की शाखाएं नियम 16 में है, बी इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय रेल में बल की शाखाएं। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 17 जो कार्यपालक शाखा से संबंधित है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कितने प्रकार के विंग के बारे में बताया गया? 3, 4, 5, 6। अभी हमने बताया ना कि स्टैटिक विंग, मोबाइल विंग, क्राइम विंग, स्पेशल विंग, है ना, बहुत सारा बता रहा था। और कौन सा विंग बताए थे? 4 5 तरह का विंग बताए थे, स्टैटिक विंग, मोबाइल विंग, क्राइम विंग, स्पेशल विंग, स्टोर विंग, है ना। बर्मन जी बता रहे हैं एस एम सी एस एस,
बर्मन जी का ये फॉर्मूला है, SMCSS, स्टोर विंग, मोबाइल विंग, क्राइम विंग, स्पेशल विंग, स्टोर विंग, है ना। ये बर्मन जी का फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं। SMCSS ना, याद रखने का तरीका क्या है? स्टेशन मास्टर SM और CSS, याद रखिए। मतलब स्टैटिक विंग मोबाइल, स्टैटिक मतलब देखिए याद रखने का तरीका क्या है भाई। RPF है, RPF चौकी पोस्ट रहता है ना, स्टैटिक रहता है। RPF में RPF पोस्ट का स्थिर है ना, RPF पोस्ट स्थिर वाला है ड्यूटी, स्टैटिक है, यानी स्टैटिक विंग हो गया। दूसरा क्या है कि मोबाइल, मोबाइल मतलब घूमने वाला, RPF सब घूमता है इधर उधर, ड्यूटी घूमने वाली भी ड्यूटी लगती है। मोबाइल तो हो गया मोबाइल यूनिट। दूसरा क्या, क्राइम, क्राइम तो है ना, क्राइम विंग, तो क्राइम हो गया CIB वगैरह, क्राइम विंग। जैसे स्पेशल विंग वाला है, जैसे SIB स्पेशल, स्टोर भी है। बस पांच ही तो है, यानी स्टैटिक, मोबाइल, क्राइम, आपका स्पेशल एंड स्टोर, पांच। तो सी आप लोगों ने आंसर दिया इसका, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, रेलवे सुरक्षा बल नियम 90। बहुत अच्छा यार, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम 20 में कैसे याद रखेंगे इसको, सिक्योरिटी कंट्रोल 20 में 2020, इसका याद रखने का कुछ फॉर्मूला है क्या? 20, अच्छा कंट्रोल T। बर्मन जी तो बहुत अच्छा दिमाग लगाए हैं, देखिए बर्मन जी बोलते हैं कंट्रोल, ऐसे CONTROL, कंट्रोल ऐसे लिख दिए, कंट्रोल T यानी कि 20, कंट्रोल T 20। चलिए ठीक है, याद रखने का तरीका है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम 20 में है, याद रखिए। किसी भी तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, अपना फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट, अध्याय 3। देखिए ये आपका एग्जाम जो हो रहा है ना आपका, एग्जाम क्या है कि एग्जाम में प्रैक्टिकली भी कुछ पूछ सकता है, ये नहीं कि खाली रटा रट रहा है कि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम किसमें है। ठीक है। हाँ, डॉग का ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट तो होता ही है, डॉग का ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है काफी। डॉग के ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लिया, 9 में है ना। केनाइन याद रखिए, केनाइन केनाइन K9 यानी 9, डॉग के बारे में केनाइन, K9 9 में है, याद रखिएगा। जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है ना, चूंकि क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा ना कि, पूछ सकता है कंट्रोल रूम किसमें है, लेकिन ये पूछ सकता है कंट्रोल रूम का फंक्शन क्या है। ठीक है, कंट्रोल रूम का फंक्शन क्या है आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो
पहला तो ये दिया गया कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम होगा, जो नियम 20 में हमने चर्चा करी, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का जो सेटअप होगा डीजी साहब के हेडक्वार्टर में होगा। जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर जोनल लेवल पे वहां होगा, एंड डीएससी डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर डिवीजन लेवल पे होगा। ये तो ठीक है। उसका जो फंक्शन होगा वो राउंड द क्लॉक होगा, याद रखिएगा। जो डिविजनल, जो कोई भी कंट्रोल रूम का जो फंक्शन होगा वो पूरा राउंड द क्लॉक होगा। ठीक है, एक तो वो है। उसके बाद जितने भी तरह का इंफॉर्मेशन है ना, चाहे इंफॉर्मेशन जो अपराध के तरीके हो, या कोई घटना घटने का हो, या विजिल रहने संबंधी हो, ठीक है, वो हर तरह से, मतलब जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम होगा वो तुरंत उसको कलेक्ट करेगा, हर तरह की सूचना, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, चाहे विजिलेंस से संबंधित हो, चाहे वो घटना हो, कुछ भी हो। ठीक है, और वो जो भी उसका अथॉरिटीज होगा उसको तुरंत देगा। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट होता है ना, एसआर और एसओआर, ये भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी एसआर हो जाता है और कभी कभी एसओआर हो जाता है ना, एसआर एसओआर। तो आपने पढ़ा होगा, एसआर का मतलब स्पेशल रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, मैं बता रहा हूँ। एसआर मतलब स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट जो है 229 में रूल, अभी पढ़ेंगे आगे। ये जो है 229 में। और एसओआर जो है स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट। ये जो है 230 में दिया गया है, 230 में दिया गया रूल, 230 में दिया गया है। ठीक है, तो जो कभी एसआर, एसआर मतलब स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट मतलब जैसे कि जो चोरी है, चोरी का जो मामला है, जैसे कि दिया गया 40,000, 40,000 मतलब रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी। यदि 40,000 रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी 40,000 वैल्यू तक का हो गया या उससे ज्यादा ऊपर का, तो वो हो गया एसआर केस। और स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट क्या है, जैसे कि मर्डर हो गया, है ना, तो ये हो गया स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट एसओआर, जिसका एसआर मतलब 229 में दिया गया है, एसओआर मतलब 230 में दिया, डकैती हो गई है ना। तो ये सब नेचर का भी जो मामला होगा, ठीक है, इस तरह का, इस सब की भी रिपोर्ट इमीडिएट तुरंत जाएगा। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का जो मतलब रोल होता है 24 आवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर मैटर को लेकर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, बुक शुदा 80,000 है ना, रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी 40,000 और बुक शुदा माल का 80,000 या उससे ऊपर, तो वो होता है एसआर। अध्याय 3 की चर्चा करते हैं। अध्याय 3, निदेशन और नियंत्रण। अध्याय 3 की जब हम चर्चा करते हैं, निदेशन और नियंत्रण, अध्याय 3, है ना, तो इसमें जो रूल 21 है, बोलता है बल का अधीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, रूल 21 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 21 इसमें बताता है कि सुप्रिटेंडेंस ऑफ द फोर्स, यानी कि बल का अधीक्षण। तो बल का सुप्रिटेंडेंस जो होगा किसमें होगा, केंद्र सरकार में होगा। आरपीएफ एक्ट में भी पढ़े थे। जो बल का अधीक्षण होगा, यानी बल का जो सुप्रिटेंडेंस होगा, केंद्रीय सरकार में होगा। और अधिनियम और इन नियमों के प्रशासन संबंधित ऐसे निर्देश जारी कर रहेगा जो आवश्यक समझे। ठीक है, जो आरपीएफ एक्ट है या आरपीएफ रूल है ना, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित जितना भी निर्देश जारी कर सकता है, ठीक है, जो आवश्यक समझे भारत सरकार कर सकता है, केंद्र सरकार। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल का अधीक्षण किसमें निहित होता है, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, उपरोक्त दोनों में कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। रेलवे सुरक्षा बल का अधीक्षण किसमें निहित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
रेलवे सुरक्षा बल का अधीक्षण किसमें निहित है? राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, उपरोक्त दोनों में, कोई नहीं। आंसर दीजिए, बहुत जल्दी दीजिए, फटाफट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ द अबव, नन ऑफ दीज। आंसर देंगे तो रीजनिंग में समय बचेगा आपको, मैं बता रहा हूं। तो बल का अधीक्षण किसमें होता है? आरपीएफ का, केंद्र सरकार में, यानी 20 द राइट आंसर। सभी ने आंसर बहुत अच्छे दिए। नेक्स्ट जो है रूल 22, संघ स्तर पर समादेशन, पर्यवेक्षण आदि, यानी कमांड, सुपरविजन एटसेट्रा एट द यूनियन लेवल। ठीक है, यानी कि नियम 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो अभी हमने नियम पढ़ा, ठीक है, नियम 21 हमने ये पढ़ा कि जो केंद्र सरकार है वो करेगा। तो अब बोलते हैं कि नियम 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ स्तर पर, संघ स्तर पर मतलब केंद्र लेवल पे, जो बल का समादेशन पर्यवेक्षण होगा वो महानिदेशक के हाथ में होगा, मतलब डीजी। मतलब आरपीएफ का रेलवे बोर्ड स्तर पे पूरा, केंद्र स्तर पे जो होगा पूरा, जो पर्यवेक्षण होगा, सुपरविजन होगा, कमांड होगा यूनियन लेवल पे, वो डीजी में निहित होगा। ठीक है, और डीजी क्या करेगा? पूरा बल का जो पूरा फंक्शन है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसका सुपरविजन है, जो उसका कमांड है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीजी। आरपीएफ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरा किसका होगा? डायरेक्टर जनरल साहब का होगा। किसमें दिया गया? रूल 22 में दिया गया, 22 में। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि संघ स्तर पर बल का पर्यवेक्षण निम्न में से कौन करेगा? संघ स्तर पे, संघ स्तर पे बल का पर्यवेक्षण कौन करेगा? पीसीएससी करेगा, होम मिनिस्ट्री करेगा, रेलवे मिनिस्ट्री करेगा, या डीजी साहब करेंगे? कौन करेगा? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में फिर पूछता है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। एक बार अपने उंगली से आंसर दे दीजिए, इसलिए कि देंगे तो आपको याद रहेगा। एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, एएसआई का एग्जाम में सीट कम रहता है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में छूटना मतलब आप एएसआई बनने से चूक जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंस रहेंगे एग्जाम में। तो सभी लोग आंसर देना, डी डी मतलब केंद्रीय स्तर पे, यूनियन लेवल पे जो पूरे बल का पर्यवेक्षण प्रशासन करेगा वो डीजी साहब करेंगे। अगला जो रूल 23 है, जो अभी हमने बताया डीजी साहब करेंगे, रूल 22 में दिया गया है। 21 में दिया गया कि केंद्र सरकार इंपावर्ड है, 22 में दिया गया कि डीजी साहब करेंगे। अब 23 है, 23 में ये बताया गया है कि आंचलिक रेल स्तर पे, यानी जोनल लेवल पे, जोनल लेवल पे जो बल का कमांड करेगा वो कौन करेगा? इसमें दिया गया पूरा, रूल 23 में यही दिया गया कि जोनल लेवल पे जो करेगा, कमांड हो चाहे सुपरविजन हो एट द जोनल लेवल, तो केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा दिए गए किन्हीं भी निर्देशों के अधीन रहते हुए, है ना, जो भी ऊपर से आदेश आएगा डीजी साहब का, नीचे मतलब जोनल लेवल पे जो प्रशासन होगा बल का, जो एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन कमांड होगा, वो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त किसका होगा? पीसीएससी साहब का होगा। ठीक है, जोनल लेवल पे, जोनल लेवल पे किसका होगा? तो पीसीएससी साहब का होगा, सुपरविजन कमांड बल के ऊपर। क्वेश्चन यहां से बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्षेत्रीय रेलों में बल का पर्यवेक्षक निम्न में से कौन करेगा? महानिदेशक,
महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य सुरक्षायुक्त। लेट मत ज्वाइन करिए, इसलिए कि एग्जाम बहुत कम दिन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए। नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो भी देख सकते हैं। आप वीडियो भी देखेंगे तो लगेगा कि क्लास ही चल रही है ना। फटाफट आंसर दें। क्षेत्रीय रेलों में बल का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से कौन करेगा? ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, आपको याद भी है, सिर्फ मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आप तो जानते ही हैं। तो आप लोग सभी आंसर दे रहे हैं सी, यानी कि यूनियन लेवल पे डीजी साहब बल का पर्यवेक्षण करेंगे और जोनल स्तर पे पीसीएससी साहब करेंगे, यानी आईजी साहब करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। जो अध्याय 4 है, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, यानी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है अध्याय 4, यानी वरिष्ठ अधिकारियों की साधारण शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, यानी जनरल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स। जितने भी आपके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, उसका जो पावर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो रूल 25 में दिया गया, रूल 25 में दिया गया। बल के वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, उसके अधीन जितने भी बल सदस्य रहते हैं, चाहे वो डीएससी हो, सीनियर डीएससी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजी हो, है ना, वो जो है ऐसी प्रशासनिक और अनुशासनिक शक्तियों का जो अनुसूची 2 से 4 में दिया गया है, जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 4, आरपीएफ रूल का जो शेड्यूल 2 है, अनुसूची 2 है, अनुसूची 4 है, उसमें जो भी पावर दिया गया है, ठीक है, उसका वो प्रयोग करेगा। ठीक है, और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे जो इन नियमों में निर्दिष्ट है, अथवा जो केंद्र सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त जारी किए गए या किन्हीं निर्देशों में निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, तो जो रूल 25 है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की ज्यादा शक्तियां उत्तरदायित्व के बारे में दिया गया, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, रूल 26। रूल 26 में है रेल सुरक्षा से संबंधित महानिदेशक के उत्तरदायित्व। ठीक है, अभी जो हमने 25 में पढ़ा वो था सारे वरिष्ठ अधिकारियों का। 26 में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डीजीज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द रेलवे। डीजी साहब के उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इसमें दिया गया। 28 वेरी इंपॉर्टेंट, जो 28 रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियां, यानी पावर्स ऑफ द डीजी टू इश्यू डायरेक्शंस, है ना। ठीक है, निर्देश देने की आप बेफिक्र रहिए, मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगा आरपीएफ रूल, है ना। 3 दिन में, 3 दिन में आपको जितने आरपीएफ रूल्स आएंगे एग्जाम में, जिस तरह से मैंने रेलवे एक्ट बताया, बनाया, आरपीएफ एक्ट बना बताया, इसी तरह से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। मैंने आपका 12 से 15 तारीख तक में खत्म, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी माइनर एक्ट 1 दिन में पूरा हो जाएगा, जितने एग्जाम में आने वाले। ठीक है, रिकॉर्ड रजिस्टर ये सब एक एक 2-2 दिन का है, है ना, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत करिए, आप आराम से पढ़िए। ज्यादा तेज में पढ़ा दूंगा ना, भूल जाएंगे सब, आपको एग्जाम में याद नहीं होगा। तो रूल 28 जो है निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियां। ठीक है, यानी पावर ऑफ द डीजी टू इश्यू डायरेक्शन। डीजी साहब जो निर्देश देते हैं, किसमें देते हैं? रूल 28 के तहत। क्वेश्चन देखिए, यहां एक बनाइए। क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को निर्देश जारी करने की शक्ति किस नियम में दी गई? नियम 26, 27, 28, 29। सभी आंसर दें। निर्देश जारी करने का पावर। सभी आंसर दें। सी इज द राइट आंसर। निर्देश डायरेक्टिव्स जारी करने का जो पावर है, नियम 28, सी। सी इज द राइट आंसर। सभी आंसर दें। वो तो डीजी साहब का 28 था। अब जो रूल 29 है, ये जो है वरिष्ठ अधिकारियों की का पावर, आदेश जारी करने का, जो भी पावर, जो भी ऑर्डर सुपीरियर अधिकारी जारी करता है, वो 29 के तहत, 29 के तहत सुपीरियर अधिकारी जो है पावर जारी करते हैं, 29 के तहत, 29 के तहत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 याद रखिएगा। 30 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीबीआई मजिस्ट्रेट का पावर है, रूल 30। रूल 30 बताता है मजिस्ट्रेट का पावर। ठीक है, रूल 30 कहता है मजिस्ट्रेट का पावर है। क्वेश्चन बनाइए। डिटेल में पूरा मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा इसमें ना तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन बनाइए। किस नियम के तहत बल के, ठीक है, सहायक महानिदेशक, ज्येष्ठ कमांडेंट, कमांडेंट रैंक के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? 20, 21, 30, 31। मजिस्ट्रेट का पावर किसमें, किस नियम के तहत दिया गया? अब ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, डीप में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 280 नियम है, कम से कम एक दिन में 50-60 तो चाहिए। सी इज द राइट आंसर, नियम 30। अध्याय 4 नेक्स्ट, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व किसका? नियम पर 35 कहता है कि आंचलिक रेल के, मतलब जोनल रेलवे की जो पीसीएससी साहब हैं, उसका पावर और उसका उत्तरदायित्व, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, वो 2 का, मतलब वो नियम 35 में दिया गया। आपने उधर पढ़ा था 2 का डी में, डीजे डीजे पढ़ा था, आपको याद होगा। डी में पीसीएससी साहब है ना? तो पीसीएससी साहब का जो पावर क्या होगा, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, वो सब जो दिया गया है, किसमें दिया गया? 35 में दिया गया, 35 में दिया गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। और याद रखिएगा 2018 में इसमें प्रिंसिपल लगा दिया, पहले सुरक्षा आयुक्त था तो इसमें प्रिंसिपल को कर दिया है। क्वेश्चन बनाइए, आपकी स्क्रीन पे है। किस नियम के तहत रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया? नियम 32, 33, 34, 35। फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी दें फटाफट आंसर। आंसर देते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, एग्जाम में मिस नहीं करना इस बार बिल्कुल। सभी आंसर। डी इज द राइट आंसर, 35, 35। 35 में दिया गया है आईजी साहब का पावर, है ना? और 39 में दिया गया है डीएससी का पावर। 35 से 4 बढ़ गया, 35, 39 में, है ना?
39 में जो दिया गया है डीएससी का पावर, ठीक है। मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, वहां पर है ना डीजे, डी में पीसीएससी और जे में डीएससी, तो यहाँ है वहां 35 या 39, 39 में 39 है, 35 39। मंडल डीएससी का पावर, डीएससी के पावर के बारे में पूरा बताया कि डीएससी का क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, पूरा सारा उसका पूरा फंक्शन दिया गया, उसको पूरा डिटेल अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत सारा है जो डिविजनल जो डीएससी होता है पूरा वो, मतलब मतलब जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसका कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जो ट्रेनों का मूवमेंट है वो पूरा स्मूथली चले, पूरे जुडिक्शन में चोरी चकारी ना हो, है ना, पूरा अच्छा से कंट्रोल करे, वो सारा पावर का यूज कर सकते हैं हर तरीके से, तो उसमें पूरा दिया गया है। क्वेश्चन बनाइए, शॉर्ट में इतने रखिए यार। मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और दायित्व वर्णित है, 37 38 39 40, फटाफट आंसर। 39 में सी इज द राइट आंसर, सभी दें फटाफट आंसर दें, आंसर देंगे तो आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी तक आपने पढ़ा डीजी साहब का पावर, पीसीएससी का पावर और आईजी साहब का पावर, ये सॉरी डीएससी साहब का पावर। अब है कि अभ्यावेशित बल सदस्यों की सारांश शक्तियां और काम, नियम 41 में दिया गया है। अभ्यावेशित बल सदस्यों मतलब जो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है, ठीक है, उसका जो है उसका क्या पावर होगा, ठीक है, और आपके काम क्या होंगे और उनकी शक्तियां क्या होगी, वो जो दिया गया है 41 में दिया गया है, 41 में दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे काम दिए गए हैं, क्या क्या काम होगा पूरा, ठीक है। जो आरपीएफ का वर्किंग दिया गया, पूरा काम दिया गया है, वो सारा दिया गया इसमें 41 में। तो जो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है उसकी सारा शक्तियां और उसके कृत्य के बारे में जो दिया गया है, किसमें दिया गया है, ये दिया गया है नियम 41 में, ठीक है। जो 42 है, 42 में दिया गया है बल के अभिनियोजन पर निर्बंध, 42 में बल के अभिनियोजन पर निर्बंध, ठीक है। 42 में क्वेश्चन बनाइए। नामांकित बल सदस्यों की सारण शक्तियां और कार्य वर्णित है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 का किसमें है? सभी आंसर दें। नामांकित बल सदस्य के कार्य किसमें? ठीक है, तो नियम 41 में दिया गया। बल तैनाती पर प्रतिबंध, ठीक है, बल तैनाती पर प्रतिबंध रेल सुरक्षा बल नियम किसमें दिया गया, बल की तैनाती पर प्रतिबंध अभी हमने बताया था। मतलब जो अभी धारा नियम 42 है ना, सी,
नियम 42 में मतलब पूरा दिया गया है कि बल की तैनाती कहाँ कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। जैसे कि ऐसा नहीं कि बल को टैक्स कलेक्ट करने में लगा दिए, है ना, मतलब कॉलोनी में ड्यूटी लगा दिए, मतलब हर चीज का उसका कहाँ कहाँ लगाना है, मतलब वो सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, 42 में पूरा, 42 में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, पूरा पॉइंट बहुत सारा दिया गया है। 42 का 3 4 इस तरह का बहुत सारा दिया गया है, कहाँ कहाँ मतलब किस तरह से मतलब ड्यूटी लगाना है नहीं लगाना है, उसे प्रतिबंध कहाँ है, वो सारा डेटा दिया गया है। तो न बल की तैनाती पे प्रतिबंध के बारे में 42 में दिया गया, आप इतना याद रखिए। उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप अपने पास चूंकि टाइम नहीं पढ़ने का, नहीं तो पूरा पढ़ने से मजा आता पढ़ने में। जो 43 है नियम, गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट, और जो 44 में तलाशी, सर्च, जो 42 है ना, बोले भारद्वाज, भूषण, शशि भूषण पासवान जी, 42 को डिटेल में बताएं। 42 में पूरा उसका ड्यूटी के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है कि जैसे कि चाहे वो स्ट्राइक हो, लॉकआउट हो, है ना, मतलब जो भी रेलवे प्रॉपर्टी का उसका प्रोटेक्शन करना है ना, चाहे रेलवे का जो वर्कर है वो सबका उसका मेंटेनेंस में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, तो वो सब में क्या है कि लोकल पुलिस का असिस्टेंस लेना है। ठीक है, उस सब में लोकल पुलिस का असिस्टेंस लेना है, और उसमें आरपीएफ की तैनाती के लिए पूरा वो लिखित में लेना पड़ता है कि हाँ आरपीएफ को डिप्लॉयड करेंगे उसमें, स्ट्राइक में। जैसे कि बहुत सारा फोर्स कभी कभी रेलवे कॉलोनी में डिप्लॉयड करते हैं, तो रेलवे कॉलोनी में बिना कारण के या बिना रिकॉर्ड में लिखित में लेने के पहले उसको उसमें यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा एंटी सोशल एलिमेंट है, बहुत सारी ऐसी सी ड्यूटीज है, हॉकिंग, हॉकर्स है, बेगर्स है, राउंड अप ड्यूटी, उन सब के लिए, या मतलब इसमें टैक्स कलेक्शन की बात हो, है ना, या स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जैसे रहता है उसमें स्कूल कॉलेज में गार्ड के रूप में लगा देने का, आरपीएफ को गार्ड के रूप में लगा दो, क्वार्टर में गार्ड लगा दो, कॉलोनी में गार्डिंग करने के लिए, सब स्टेशन में, पंप हाउस में, बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशन में, मतलब इस तरह से जितना भी होगा, तो मतलब वो सब में क्या है कि सब में एक लिखित आदेश चाहिए, कहाँ करना है, कहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, इस तरह का पूरा उसमें सारा डिटेल दिया गया है। आप एक बार अच्छे से यदि आप चाहें तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ जो नियम 43 है, नियम 43 में गिरफ्तारी पर प्रक्रिया है, प्रोसीजर। भीमचंद्र बर्मन जी लिखते हैं कि आरपीयू एक्ट में 10/11, 10 में गिरफ्तारी, क्या 10 में तलाशी, आरपीयू एक्ट में 10/11, आरपीएफ रूल 43 में 43-44, अच्छा, जो 43-44 में इसमें रूल में दिया गया, आरपीयू एक्ट में 10/11 में दिया गया। मतलब यहाँ पे नियम 43 में गिरफ्तारी प्रक्रिया है, नियम 44 में तलाशी है, नियम 45 में भर्ती है, रिक्रूटमेंट के बारे में दिया गया। ठीक है, ये सबसे उतना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जहां से पूछेगा मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी जो आगे बढ़ते जाएंगे ना, जहां जहां से डिटेल में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल से देखा है क्वेश्चन क्या क्या रूल में पूछता है, मैं उसी हिसाब से बताऊंगा आपको। जहां ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी वहां मैं ज्यादा बता दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा रहता तो पूरा डिटेल बताता, लेकिन अभी कम है, 3 दिन में खत्म करने हैं 280 धाराएं रूल।
रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में गिरफ्तारी पर प्रक्रिया बोला कि गिरफ्तारी 41, 42, 43, 44? फटाफट आंसर थे। सी इज द राइट आंसर, 43 में दिया गया है। सभी आंसर दें। अगला फटाफट स्पीड में 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाशी संबंधित है रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम डैश से तलाशी। तलाशी संबंधित है किस नियम से? याद रखिए 43, 44 गिरफ्तारी तलाशी। डी इज द राइट आंसर। अध्याय 5, भर्ती प्रशिक्षण एवं व्यवसाय योजना है ना। जो नियम 49 है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बताता है, जो सीधी भर्ती अभी जैसे हुआ सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, है ना। भर्ती अभी प्रोसेस चल रहा है ना, रिटन टेस्ट हो गया, सबका फिजिकल होना है। तो सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का सीधी भर्ती प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट। नियम 49 का आता है सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसका, नियम 49 में। ठीक है। मेडिकल की बात करता है 51 में मेडिकल, 52 में उसका वेरिफिकेशन है, करेक्टर वेरिफिकेशन का 52 में। तो इसको सिंपल में इतना याद रखेंगे कि जो सीधी भर्ती प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट है 49 में है, मेडिकल 51 में, और 52 में उसका करेक्टर वेरिफिकेशन है। ठीक है। क्वेश्चन एक बनाइए, भर्ती की प्रक्रिया आरपीएफ रूल किसमें दिया गया? भर्ती प्रक्रिया नियम 45, 42, 43, 49। भर्ती की प्रक्रिया फटाफट आंसर दें। डी इज द राइट आंसर। नियम 53 में करार आदि का निष्पादन, क्या क्या करार होंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम, वो सब भर्ती से रिलेटेड है। जो एग्जाम में पूछता है ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवीक्षा, प्रोबेशन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है परिवीक्षा के बारे में। प्रोबेशन जो है एग्जाम में पूछता है। तो जो प्रोबेशन होगा कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। कितने साल का? आरपीएफ में जो भी मेंबर अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से या प्रमोशन से, याद रखिएगा, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रमोशन। 57 का पहला पॉइंट में दिया गया, 57 का पहला पॉइंट में, कि जो भी बल सदस्य, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो चाहे प्रमोशन से हो, उसका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2 साल प्रोबेशन पीरियड होने के बाद ही वो अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, जो भी वैकेंसी रहती है ना उसके अगेंस्ट में, मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही, यदि 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो दिक्कत है। तो 57 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 58 दिया गया है। हाँ, मतलब जो भी, जैसे आप भर एएसआई बनते हैं ना तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहता ही रहता है।
जो नियम 58 है, प्रशिक्षण के व्यय का वापस किया जाना। जो भी ट्रेनिंग करता है ना रिक्रूट, और यदि वो छोड़ता है नौकरी तो उसको रिफंड करना पड़ता है ट्रेनिंग का खर्चा। तो वो नियम 58 में दिया गया है। ठीक है। नियम 59 बात करता है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है उसका ट्रेनिंग, जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है, प्रारंभिक प्रशिक्षण, इनिशियल ट्रेनिंग की बात करता है 59। ठीक है। अभी होने वाला है इनिशियल ट्रेनिंग सबका। अभी सबका रिटन टेस्ट हो गया है, फिजिकल होगा, या फिजिकल सब इंस्पेक्टर का शायद हो भी रहा था। उसके बाद उसका जो है इनिशियल ट्रेनिंग हुआ ट्रेनिंग सेंटर में, तो नियम 59 में दिया गया है इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनाइए। प्रोबेशन संबंधित है आरपीएफ रूल किससे? नियम 52 से, नियम 54 से, नियम 56 से, नियम 57 से। फटाफट आंसर दें। सभी दें। प्रोबेशन तो 57। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भूलेंगे नहीं। 57 प्रोबेशन आता ही आता है। कितने साल का होगा? बल में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बल सदस्यों के लिए प्रोबेशन की अवधि क्या होगी? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल? फटाफट आंसर दें। जो प्रोबेशन होगा 1 साल, सॉरी 2 साल, ए इज द राइट आंसर। 2 साल होगा, 2 इयर्स। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण के व्यय का वापस किया जाना किस नियम से संबंधित है? नियम 55, 56, 57, 58। प्रशिक्षण के व्यय का वापस किया जाना किस नियम से संबंधित है? नियम 55, 56, 57, 58। फटाफट आंसर दें। कोई भी आदमी नौकरी से त्याग पत्र देता है ना, कम से कम 3 साल तक की सेवा करेगा वो। 3 साल के बाद देगा तो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 3 साल की सेवा नहीं हुई है और यदि वो नौकरी से रिजिग्नेशन देता है, रिजाइन देता है ना, तो उसको जो है वापस करना पड़ेगा। 3 महीने का वेतन कम से कम करना पड़ता है। ट्रेनिंग का खर्चा नहीं तो 3 महीने का वेतन। वो जो दिया गया है, सभी लोग आंसर दें। किसमें दिया गया है? तो नियम 58 में दिया गया है। ठीक है। जो भी रिक्रूट या जो भी बल सदस्य जिसकी नौकरी 3 साल पूरी नहीं हुई है, 3 इयर्स पूरा नहीं हुआ है, 3 साल के पहले छोड़ता है, तो उसको या तो ट्रेनिंग का पूरा खर्चा या 3 महीने का वेतन, ठीक है, जो भी कम हो उसको वापस करना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण संबंधित है। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण संबंधित है रेलवे सुरक्षा बल नियम 58, 59, 60, 61। फटाफट आंसर दें। नियम 59 से 59, बी इज द राइट आंसर। जो नियम 60 है, प्रशिक्षण का स्तरमान और पाठ्यक्रम विवरण, है ना। जो ट्रेनिंग है, चूंकि ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया गया है, तो ट्रेनिंग का जो भी स्तरमान होगा, जो भी पाठ्यक्रम होगा, वो सब 60 में दिया गया है। जो नियम 64 है, नियम 64 कहता है पदोन्नति पाठ्यक्रम, प्रमोशन कोर्स के बारे में। ठीक है।
जो ये चूंकि आपका होता है प्रमोशन कोर्स, आप जाते हैं ना, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है नियम 64 प्रमोशनल कोर्स। जैसे कि एएसआई बनते हैं, अभी बनेंगे हेड कांस्टेबल से एएसआई, है ना, तो जाएंगे प्रमोशन कोर्स करने के लिए। या सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसमें जाते हैं, या इंस्पेक्टर में प्रमोशन होता है तो उसमें जाते हैं। तो वो जो दिया गया है नियम 64 में दिया गया है, ठीक है। 64 में पूरा डिटेल से दिया गया है। रेगुलर प्रमोशन तभी होगा, मतलब कि जब एग्जाम पूरा कंप्लीट होगा उसका, एग्जाम के बाद आप प्रमोशन कोर्स कर लेंगे, कर लेने के बाद जो है फिर आपका रेगुलर प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 में दिया गया है। रिफ्रेशर कोर्स जो ये 66 है, ये कितना है, ये 66 में दिया गया रिफ्रेशर कोर्स, 66 में। हाँ, अब जो है प्रमोशन कोर्स को ओरिएंटेशन कोर्स कर दिया है। अभी प्रमोशन कोर्स को सब ओरिएंटेशन कोर्स करवाता है। मौर्या जी सही बोल रहे हैं। अभी क्या है कि ये जो है ओरिएंटेशन कोर्स हो गया है ना। जो नियम 66 है, 66 में रिफ्रेशर कोर्स की बात करो, रिफ्रेशर रिफ्रेशर कोर्स भी ओरिएंटेशन कोर्स हो गया, या रिफ्रेशन कोर्स भी प्रमोशन कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स। जो 68 है नियम, इसमें काडर पुनरीक्षण है ना, जो कैडर है, कैडर पुनरीक्षण के बारे में दिया गया है। जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद जो नियम 70 है, अभी रीस्ट्रक्चरिंग आने वाला है। रीस्ट्रक्चरिंग अभी जो हेड कांस्टेबल वगैरह रहेंगे वो एएसआई बन जाएंगे। एएसआई सब इंस्पेक्टर बन जाता है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाता है। जो रीस्ट्रक्चरिंग होता है ना, वो उसका एक सिस्टम होता है कि मतलब वो लेता है कि इतने परसेंट इंस्पेक्टर बनाने हैं पूरे वैकेंसी, जितना भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग करता है। जो नियम 70 है, नियम 70 में आप तो जान ही रहे हैं, एग्जाम देते हैं, रूल 70 है ना, रूल 70, रूल 72 है ना। 70 में जो इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है उसका प्रमोशन का प्रोसीजर दिया गया है रूल 70 में। मतलब इसका जो प्रमोशन का जो हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, या हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो प्रमोशन होगा उसके बारे में पूरा प्रोसीजर जो है नियम 70 में दिया गया, ठीक है। पूरा उसका डिटेल दिया गया, 70 का बहुत सारा पॉइंट है, 70 का 1, 70 का 2, 70 का 3, 70 का 4, 70 का 5, इस तरह से काफी पॉइंट है दिया गया, पूरा प्रोसीजर दिया गया। उसी तरह से जो नियम 71 है, हाँ, मतलब कि जो मैंने बोलते हैं ना कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन, जो डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, जो 72 होता है ना, नियम 72 जो है, ये कहते हैं एलडीसी होता है, एलडीसीई, है ना, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम, एलडीसी, ठीक है। और ये 70 71 जो है, 71 में क्या है, 71 में दिया गया है कि गाइडलाइंस,
जो रूल 70 के तहत जो एग्जाम होगा, ठीक है, या जो भर्ती होगी, भर्ती के बारे में पूरा प्रक्रिया के बारे में नियम 71 में दिया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होगी, बनेगी, जो कमेटी बनेगी, वो जो सिलेक्शन को होल्ड करेगा, है ना, उसके बारे में सारा, मतलब कितने कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा, सारा डिटेल, ये वो पैनल कैसे बनेगा, ठीक है, तो वो सारा उसमें सारा डिटेल गाइडलाइंस दिया गया है 71 में। जो 72 है, 72 जो बताया कि वो क्या है कि डिपार्टमेंटल कंपटीशन लिमिटेड, एल मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन है, एलडीसी उसको बोलते हैं, जिसे आप डायरेक्ट कांस्टेबल है, कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई बन सकते हैं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर ही बन सकते हैं कांस्टेबल से, हेड कांस्टेबल से भी। तो ये जो है 72 में दिया गया है, तो उसमें 72 में 72.1, 72.2, 72.3, है ना, इस तरह से पूरा अलग अलग पॉइंट दिए गए 72 में भी। तो इतना सिंपल याद रखिए कि 70 में डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाला है, और 72 में डायरेक्ट डायरेक्ट वाला है। तो 72 में हो गया आपका एलडीसी के बारे में। एलडीसी 72 का पॉइंट 1, 2, 3, 4 सब इसमें सब इंस्पेक्टर में जितने भी लिमिटेड कोटा वाला, मतलब जो एग्जाम होगा, है ना, चाहे वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने की बात हो, चाहे एएसआई से सब इंस्पेक्टर की बात हो, है ना, ये सारा एग्जाम का। जो 74 है, 74 में एडहॉक प्रमोशन, जो एडहॉक में देता है ना, आपने देखा होगा कि एडहॉक में कभी कभी एएसआई बना देता है, कभी एडहॉक में सब इंस्पेक्टर बना देता है, कभी एडहॉक में इंस्पेक्टर बना देता है ना। तो वो जो है एडहॉक में जो चर्चा की गई है वो 74 में दिया गया है, ठीक है। 76 में दिया गया है दूसरे विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बल में, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मैं बता रहा हूँ, जो दूसरा विभाग से बल में दूसरे विभाग के अधिकारियों की प्रतिनिधि डेपुटेशन पे आता है, ठीक है, 4 से 7 साल के लिए, वो नियम 76 में। और जो 77 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बल सदस्यों की अन्य विभागों में प्रतिनिधि, जैसे आप सीबीआई में जाते हैं, आप जैसे एनसीआरबी में जाते हैं, आप जैसे एनआईए में जाते हैं, तो वो नियम 77 के तहत जाते हैं।